मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है हम्म। और इसलिए मेरे लिए भी ये दुनिया बिल्कुल नई है। पॉडकास्ट का जो खेल इन दिनों चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आखिरकार उसका हिस्सा बन गए। तो सर मुझे माफ़ कीजिए अगर मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं हो। मैं साउथ इंडियन हूँ। मैं ज़्यादातर बैंगलोर में पला बड़ा हूँ। हिंदी मैंने स्कूल में सीखी है, बट फ्लुएंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और लोग कहते हैं कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, जो लोग एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड बी फाइन। देखिए, मैं भी हिंदी भाषी नहीं हूँ, तो हम दोनों की ऐसे ही चलेगी। और ये एक हमारा पॉडकास्ट एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू नहीं है। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में इज़ आपके लाइफ के पहला भाग। प्री पीएम, प्री सीएम, आप कहाँ पैदा हुए थे, पहले 10 सालों में आपने क्या किया था। इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन द फर्स्ट एरा ऑफ योर लाइफ। देखिए, वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ वडनगर एक छोटा सा टाउन है। जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की आबादी थी, जैसे मोटा मोटा मुझे याद है। मैं उस स्थान से हूँ। लेकिन तब तो जैसे हर एक का अपना एक गांव होता है, वैसा एक मेरा गांव था। मेरे गांव एक प्रकार से गायकवाड़ी स्टेट था। तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे। एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी। ऐसे एक 4-5 चीजें, यानी गायकवाड़ी स्टेट का गांव है तो ये होगा ही होगा, ये उनके विषय व्यवस्था थी। तो मैं वो उस गायकवाड़ी स्टेट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था। तो मेरे खैर बचपन में वहीं रहा। तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहाँ। मैं मेरे परिवार के सबके कपड़े मैं धोता था, तो उसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाज़त मिल जाती थी। बाद में वहाँ एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल। वो भी एक प्रकार से चैरिटेबल ही था। वो कोई ऐसा आजकल का जो एजुकेशन की स्थिति है वैसे नहीं थी। तो मेरा वहाँ स्कूली शिक्षा वहाँ पर हुई। उस समय ये 10+2 नहीं था, 11वीं कक्षा हुआ करती थी। और अगर आप अपने बचपन के बारे में और चीज़ें याद करें, जब आप छोटे थे क्या आप अच्छे स्टूडेंट थे? आपके ऐसा तो इंटरेस्ट क्या थे इस टाइम? मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे एक टीचर थे वेलजी भाई चौधरी करके, वो मेरे प्रति बहुत वो रखते थे। तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे इसके अंदर इतनी टैलेंट है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, जबाती बातें की चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्रास्प करता है लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, मेरे वो वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था। लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था। मुझे कोई उसमें रुचि नहीं थी। ऐसे ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल दो, ऐसा ही रहता था। लेकिन और एक्टिविटी में बहुत करता था। कुछ भी नई चीज है तो उसको तुरंत पकड़ लेना, ये हमारा नेचर था। सर आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया।
घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से हमारा संपर्क नहीं था। तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था, और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी। कोई कौन पूछेगा मुझे, तो मेरा जीवन ही ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कोई इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं हम्म, पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था। मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका यही है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब। लेकिन मैंने सबको बुलाया, शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था, तो वो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कर्टसी कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं। मैंने कहा वो क्या बात है, आपने यहां तक का कार्यक्रम बढ़ा दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। मैंने कहा क्या? ह्यूएन त्सांग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है। मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा। मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूं, इनका भी कुछ न कोई योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था, और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी कि मेरे मन में लगता नहीं है। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, सब परिवारजनों को परिचय किया मैंने
ये कौन किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो कोई नाता रहा नहीं था। तो तीसरा काम मैंने ये किया। चौथा, मैंने जब संघ के जीवन में मैं था तो शुरू में जिन परिवारों में मुझे खाना मिलता था, खाना खाने जाता था, कई परिवार थे जो इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। कोई जीवन भर मेरा अपना तो कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही मैं खाता था। तो उन सबको मैंने बुलाया था। तो जिसको कहेंगे मैंने अपनी इच्छा से कोई चीजें की, इतने पिछले 25 साल हो गए मुझे, तो ये 4 चीजें की मैंने। मेरे स्कूल के दोस्तों को बुलाया, जिनके घर मैंने खाना खाया था वो उनको बुलाया, मेरे अपने फैमिली के लोगों को बुलाया, और मैं मेरे टीचर्स को बुलाया। अगर किसी युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं ऐसे कि ये होना चाहिए? 2 चीजें अलग अलग है। पॉलिटिशियन बनना वो एक पार्ट है, और पॉलिटिक्स में सफल होना वो दूसरी चीज है। तो 2 अलग तरीके से। तो एक तो हो गया है राजनीति में आना, दूसरा होना है सफल होना। मैं मानता हूं कि उसके लिए तो आपका एक डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए, आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। आप ये कहो कि मैं तिस्मार खां हूं और मैं सबको चलाऊंगा और दौड़ाऊंगा, सब मेरा हुक्म मानेंगे, तो वो हो सकता है उसकी राजनीति चल जाए, चुनाव जीत जाए, लेकिन वो सफल राजनेता बनेगा गारंटी नहीं है। कोई युवा ऐसा ना सोचे कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, बट ये सोच के आए कि मुझे पॉलिटिशियन बन के क्या करना है? ऐसा है कि वो ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन बनना ऐसा नहीं चाहते। वो कहते मुझे एमएलए बनना है, मुझे कॉर्पोरेटर बनना है, मुझे एमपी बनना है। वो एक अलग कैटेगरी है जी। पॉलिटिक्स में आने का मतलब चुनाव लड़ना ही जरूरी थोड़ा है जी। वो तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है जी कि मौका मिलेगा लड़ लीजिए। काम तो है जन सामान्य के दिलों को जीतना। चुनाव तो बाद में जीते जाते हैं, और जन सामान्य के दिल जीतने के लिए जिंदगी उनके बीच में जीनी पड़ती है जी। जिंदगी को उनके साथ जोड़ना पड़ता है, और ऐसे लोग हैं, आज भी है देश में। और सर, जो आपने अभी कहा है, ये आज के पूरे कॉन्वर्सेशन का पॉइंट हमारे लिए यही है कि वी वांट टू टेल यंग पीपल कि थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड व्हाट आई एम होपिंग इज एट द एंड ऑफ दिस, एक 10,000 यंग स्मार्ट इंडियंस get motivated by your life, get inspired to try and be politicians in India. लाल किले से तो कहा था कि देश को 1 लाख ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो राजनीति में आए। और मैं मानता हूं कि लेना पाना बनना, ये अगर मकसद है तो उसका आयुष बहुत लंबा नहीं है जी। एंटरप्रेन्योर के पास जो पहली ट्रेनिंग होती है ग्रो करने की, यहां पहली ट्रेनिंग होती है खुद को खपा देने की, जो है वो भी दे देने की। वहां पर मेरी कंपनी या मेरा प्रोफेशन उसकी नंबर 1 कैसे बने। यहां होता है नेशन फर्स्ट। ये बहुत बड़ा फर्क होता है, और समाज भी नेशन फर्स्ट की सोच वाले व्यक्ति को ही स्वीकार करता है। और ये राजनीतिक जीवन सरल नहीं होता है जी, जो लोग मानते हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के नसीब में है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनको मिलता रहता है। लेकिन हो सकता है कोई कारण होंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अगर आप आजकल के पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें जो यंग हैं,
आपको किसी में ऐसी दिखती है, लाइक डू यू सी दैट मच पोटेंशियल इन एनीबॉडी? बहुत लोग हैं जी, बहुत लोग हैं और बिल्कुल खप जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मिशन मूड में काम करते हैं जी। कोई एक आदमी आपके दिमाग में? मैं नाम कहूंगा तो कईयों के साथ अन्याय हो जाएगा, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं किसी को अन्याय न करूं। लेकिन मेरे सामने कई नाम है, कई चेहरे हैं, कई लोगों की बारीकियां मुझे पता है। जब आप पहले कह रहे थे कि वो जो लोगों के साथ रहना, फीलिंग फॉर देम, वो एम्पैथी, सिंपैथी, क्या आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीजें थी विच मेड यू लाइक दैट? मतलब जैसे आप कह रहे थे कि पॉलिटिशियन जब आप बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट यू, यू आर सेकेंडरी। जो लोग हैं जिनके लिए आप पॉलिटिशियन हैं वो पहला बन जाते हैं। आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज थी जिसकी वजह से वो? ऐसा है कि मेरा जीवन मैंने नहीं बनाया है, हालात ने बनाया है। मैं बचपन से जो जिंदगी गुजार करके आया हूं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूं कि अलग मेरा बचपन बीता है। लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी। और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए जो मुझे सिखाती है। और हो सकता है कि मैंने मुसीबत को मोहब्बत करना सीख लिया है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उस राज्य से आता हूं जहां मैंने माताओं बहनों को सर पे घड़ा लेकर के 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है। तब मेरा मन करता है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या मैं पानी पहुंचा सकता हूं? तो उस संवेदनाओं में से पैदा हुई मेरी ये एक्टिविटी है। योजनाएं होगी, पहले भी होगी, मैं योजनाओं को क्लेम नहीं करता। सपने पहले भी लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं उन सपनों के लिए खप जाता हूं। सपने किसी के भी क्यों ना हो, लेकिन वो सपना सही है तो मेरा काम है मैं खप जाऊं ताकि कुछ निकले देश के लिए। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है हमेशा। पीएम ने जो रीसेंट पॉडकास्ट निखिल कामत को दिया उसमें कहा कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं और मैं कोई भगवान नहीं हूं। अगर पीएम पद पर बैठा शख्स ये माने कि उससे भी गलतियां होती हैं तो ये अच्छी बात है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी भविष्य में कभी उन फैसलों का जिक्र करेंगे या उन बातों का जिक्र करेंगे जो उन्हें अब लगता है कि गलती हुई है? तो इस पॉडकास्ट से इतना जरूर हुआ कि जिस वक्त मीडिया में दिल्ली चुनाव की चर्चा चल रही थी, अचानक ध्यान पीएम के इंटरव्यू पे चला गया। पीएम ने इस सॉफ्ट इंटरव्यू के जरिए यह बता दिया कि उनका देश के लिए विजन क्या है और वो सिर्फ देश के लिए चिंतित रहते हैं। इतना ही नहीं, उनकी नजर में राजनीति क्या है उन्होंने ये भी बताया और उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी रैलियों के दौरान उनके भाषण की जो आपको आक्रामकता दिखाई देती है वो मजबूरी में है, वो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन बाकी बातों से अलग सबसे ज्यादा चर्चा उनके गलती वाले बयान की हुई। जब इस बयान की चर्चा हो रही है तो मेरे दिमाग में एक सवाल यह आया कि क्या पीएम मोदी को कभी अपने फैसलों के गलत होने का एहसास होता है? क्या कभी वो आगे भविष्य में किसी पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र करेंगे कि हाँ, ये फैसले गलत साबित हुए और बड़ी गलतियां थी? एक तो कुछ लोग होते हैं जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बहती गाड़ी में जैसा ही रंग बदलना है बदलते रहते हैं।
मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक ही विचार से पला बढ़ा हूं, और अगर मेरी उस आइडियोलॉजी को बहुत कम शब्दों में अगर कहना है तो वो ये है, नेशन फर्स्ट। अगर मेरा एक टैगलाइन है नेशन फर्स्ट, तो फिर उसमें जो भी फिट बैठता है, मुझे फिर वो आइडियोलॉजी के बंधनों में बांधता नहीं है, ट्रेडिशंस के बंधनों में बांधता नहीं है। वो मुझे आगे ले जाने के लिए जरूरी होता है, तो मैं करता हूं। पुरानी चीजें छोड़नी है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मानदंड क्या? नेशन फर्स्ट। मेरा तराजू एक है, मैं तराजू नहीं बदलता।